यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में स्लैब्स है, ठीक है। अब स्लैब बेसिकली क्या चीज होती है? स्लैब और बीम ज्यादा डिफरेंस वाला तो कुछ है नहीं। स्लैब एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिसका एक डायमेंशन थोड़ा स्मॉल होता है और दूसरा डायमेंशन जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लैब का डेफिनेशन जो है, स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिसका एक डायमेंशन थोड़ा छोटा होता है और दूसरा डायमेंशन बड़ा होता है। वन डायमेंशन इज स्मॉल, dimension is small as compared to other two dimensions. Other dimensions, ठीक है। सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, सब्जेक्टेड टू बेंडिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो स्लैब है वो उस पर बेंडिंग लगती है। इसका मतलब ये होता है, सब्जेक्टेड टू बेंडिंग का मतलब ये है कि इसके ऊपर बेंडिंग लगती है। अब अगर मैं यहाँ पे स्लैब का क्लासिफिकेशन करूं तो क्लासिफिकेशन इसका बेसिकली होता तो चार तरीके से है, लेकिन हमें मेनली दो तरीके देखने हैं। क्यों देखने हैं वो दो तरीके? बिकॉज हमें डिजाइनिंग उन दो की ही करनी होती है। एक हमारे पास में बेस्ड ऑन शेप, एक क्लासिफिकेशन हमारा बेस्ड ऑन शेप होता है। अब शेप में हमारे पास में रेक्टेंगुलर स्लैब, ट्रायंगुलर स्लैब, सर्कुलर स्लैब, ये आगे फर्दर क्लासिफाइड हो जाता है। फिर नेक्स्ट होता है हमारे पास में बेस्ड ऑन बेंडिंग बिहेवियर। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं और जो भी रिलेटेड है हमारे आरसीसी में स्लैब में, वो बेस्ड ऑन बेंडिंग बिहेवियर ही होता है। तो बेंडिंग बिहेवियर के अकॉर्डिंगली हमारे पास में ये दो होते हैं, एक होता है वन वे स्लैब और एक होता है टू वे स्लैब। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इन्हीं का आता सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीजें हमने देखी। अब यहाँ पे जो हमें डिजाइनिंग करनी है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। हमें किस किस को डिजाइन करना है? वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, कैंटिलीवर, टू साइड सपोर्टेड स्लैब। तो ये चीज हमें यहाँ पे डिजाइनिंग करनी है, ठीक। अब स्लैब दो तरह की हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, मेनली डिपेंड्स ऑन द बेंडिंग। एक है वन वे स्लैब, ये रही हमारे पास में, एक है हमारे पास में टू वे स्लैब। जो हमारे पास में टू वे स्लैब होंगी वो चार तरह की होती हैं फर्दर, जैसे कि बीम स्लैब, फ्लैट प्लेट स्लैब एंड देन वेफल स्लैब। नीचे मैंने फोटोज भी लगा रखी हैं, वो देख लीजिए। ये है हमारे सामने यहाँ पे। सबसे पहले है फ्लैट प्लेट स्लैब, एक है फ्लैट स्लैब विद कॉलम कैपिटल। ये सब चीजें क्या है ये सब मैं बताऊंगा अभी। कॉलम कैपिटल क्या है, ये सब चीजें, जैसे ड्रॉप पैनल हो गया, कॉलम कैपिटल हो गया, ये सब चीजें हैं क्या। ये एमसीक्यूज में बहुत बार मेंशन्ड होता है। तो और अपने जो मेंस के क्वेश्चन होंगे एक दो, उनमें भी आ सकता है। तो पहले तो यहाँ पे देख लो, फ्लैट स्लैब का जिक्र हो रहा है। बीम स्लैब तो सिंपल स्लैब है, उसको तो छोड़ दो, ठीक है। आगे देखो, फ्लैट, फ्लैट प्लेट और वेफल, इन तीनों को समझते हैं दिखती कैसी है। तो ये जो आपके सामने अभी फिलहाल यहाँ पे स्लैब है, ये है अपनी फ्लैट स्लैब। फ्लैट, ये फ्लैट स्लैब है यहाँ पे, ठीक है। फ्लैट प्लेट स्लैब है, क्योंकि इसमें तुम देखो यहाँ पे ये जो नीचे एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो एक यहाँ पे नीचे स्ट्रक्चर बन रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है हमारी फ्लैट प्लेट स्लैब में, ठीक है। ये वाला जो यहाँ पे स्लैब बना हुआ है, ये सिंपल हमारा फ्लैट स्लैब है। तो देखो ये रहा फ्लैट प्लेट स्लैब। फिर है फ्लैट स्लैब विद कॉलम कैपिटल। ये जो हिस्सा होता है ये होता है हमारा कॉलम कैपिटल, इसको हम कॉलम कैपिटल कहते हैं। फिर एक होता है यहाँ पे ड्रॉप पैनल, इसको हम कहते हैं ड्रॉप पैनल, ये रहा। तो ये हमारी फ्लैट प्लेट स्लैब हो गई है। इसके बाद में वेफल स्लैब देखो। वेफल स्लैब में क्या होता है कि यहाँ पे ना स्पेसिंग होती है बीच में। देखो यहाँ पे स्पेसिंग आपको दिख रही होगी, ये कैसा होता है? ये रेक्टेंगुलर स्पेसिंग्स बना रखे होते हैं, इस तरीके से रेक्टेंगुलर स्पेसिंग्स होते हैं। तो ये हमारी वेफल स्लैब होती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद में आता है हमारे पास में वन वे और टू वे स्लैब। वन वे और टू वे स्लैब क्या है? देखो, वन वे और टू वे स्लैब यही हमारी इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है। यही दोनों हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, वन वे और टू वे स्लैब में इनका क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है। यानी कि अगर तुम लोग को पता करना है कि कौन ये वन वे स्लैब है या फिर टू वे स्लैब है, उसको दो तरीके से पता किया जाता है। सबसे पहला होता है उसके डायमेंशन के बेसिस पे।
है ना, बेस्ड ऑन डायमेंशन। सबसे पहले तो ये होता है। दूसरा इसमें होता है कि सपोर्टिंग कैसी है उसकी, सपोर्ट प्रोवाइडेड, एक ये होता है। ये दो तरीके से पता किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें क्या है, वन वे स्लैब में जब सिर्फ दो ही साइड से, दो अपोजिट साइड से हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम वन वे स्लैब कहते हैं, और जब चारों तरफ से प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम टू वे स्लैब कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? सर वन वे स्लैब में दो तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हाँ, दो तरफ से प्रोवाइड करते हैं। अभी देखो, वन वे स्लैब, यहाँ पे वन वे स्लैब, स्लैब इज सपोर्टेड ओनली ऑन टू एजेस, सिर्फ दो साइड से सपोर्ट करते हैं उसको। स्लैब विच बेंड्स इन वन डायरेक्शन ओनली, एक स्लैब जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बेंड होती है, उसको हम कहते हैं वन वे स्लैब। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बेंड होती है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वन वे स्लैब कहते हैं। चलो देखो, इन अदर डायरेक्शन नेग्लिजिबल नो बेंडिंग, मतलब जो दूसरा डायरेक्शन इसका होता है उस डायरेक्शन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बेंडिंग होती है या फिर बेंडिंग होती ही नहीं, ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे देख लो, फॉर्मूला क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन हम पता करते हैं, तो ये तो हमने सपोर्ट के बेसिस पे देख लिया। अब डायमेंशन के बेसिस पे कौन सा है, डायमेंशन के बेसिस पे ये वाला, एल वाई अपॉन एल एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब ये क्या है, एल वाई आपका यहाँ पे लॉन्गर स्पैन है, एल एक्स आपका यहाँ पे शॉर्टर स्पैन है, ठीक है, ये एल वाई आपका लॉन्गर स्पैन, एल एक्स आपका यहाँ पे शॉर्टर स्पैन। अब इसमें ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये मेन बार्स है, यहाँ पे मेन बार्स और एनफोर्समेंट आप देखो, यानी कि जो लॉन्गर स्पैन के अलोंग एनफोर्समेंट दी जाएगी वो आपकी मेन बार होगी, ठीक है, और जो शॉर्टर स्पैन के अबाउट दी जाएगी वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार होगी, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये रही यहाँ पे, ये जो ब्लैक वाली है ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बार का काम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, जो भी उसके ऊपर लोड लगेगा, स्ट्रेस लगेगा, उसको सबको डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट आ जाओ अब यहाँ पे टू वे स्लैब पे। टू वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब हमारा ये यहाँ पे देखो, एक तो सपोर्ट होता है, सपोर्टेड होता है चारों तरफ से, कि हमने यहाँ पे देख लिया फिगर में, चारों तरफ से सपोर्टेड होता है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन अगर देखें, देन एल वाई अपॉन एल एक्स, यानी कि लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन का जो रेशो होता है वो लेस देन 2 होता है, ठीक है, एक ही चीज है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, तो उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। वो क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक रेक्टेंगुलर बीम है, सॉरी रेक्टेंगुलर एक स्लैब है, एक रेक्टेंगुलर स्लैब है आपको, और वो रेक्टेंगुलर स्लैब जो है वो सपोर्टेड है आपके अपोजिट एजेस पे। अपोजिट एजेस कौन सी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी यहाँ पे सपोर्ट अपोजिट एजेस पे। तो वो कह रहा है कि ये अपोजिट एजेस पे सपोर्टेड, ठीक है। फिर वो कहेगा कि जो उसका रेशो है, यानी कि एल वाई अपॉन एल एक्स का जो रेशो है, वो रेशो, अभी देखो वन वे स्लैब के लिए रेशो यहाँ पे क्या था, अभी हमने देखा है ना, वन वे स्लैब के लिए हमारा रेशो था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। देखो यहाँ पे वन वे स्लैब के लिए ये था रेशो। तो वो क्वेश्चन में कहेगा कि वो सपोर्टेड है कैसे, इस तरीके से टू वे सपोर्टेड है, और जो उसका रेशो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये किस तरह की स्लैब है, तो वो पूछेगा ये किस तरह की स्लैब है। तो इसके लिए भी याद रखना ये वन वे स्लैब ही होगी। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सपोर्टेड है टू एजेस पे, सपोर्टेड ऑन अपोजिट साइड्स, और एक ये हमें यहाँ पे दिया होगा कि जो यहाँ पे ये रेशो है ये सेटिस्फाई नहीं करे कंडीशन। इस रेशो को जो हम बोलते हैं इसको हम कहते हैं एस्पेक्ट रेशो, इसका नाम होता है एस्पेक्ट रेशो, ठीक है, ये चीज होती है। इसको ध्यान रखना, ये हमेशा वन वे स्लैब होगी, हमेशा ये वन वे स्लैब होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन और ऐसे ही इसी तरह का। अब मेरे पास में फिर से एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, एक फिर से रेक्टेंगुलर स्लैब है यहाँ पे। अब जो रेक्टेंगुलर स्लैब है वो मेरी चारों तरफ से सपोर्टेड है। ऊपर वाली जो स्लैब थी वो सिर्फ मेरी दो डायमेंशन में सपोर्टेड थी, दो साइड से सपोर्टेड थी, ये वाली चारों तरफ से सपोर्टेड है।
चारों तरफ से सपोर्टेड है। अब वो कहेगा यहाँ पे एक क्वेश्चन वो पूछेगा कि चारों तरफ से सपोर्टेड है और उसका जो एस्पेक्ट रेशो है, यहाँ पर एस्पेक्ट रेशो देगा वो, यानी कि एल वाई अपॉन एल एक्स देगा। वो कहेगा कि एल वाई अपॉन एल एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। तो ये किस तरह का स्लैब होगा? तो अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो उसने कंडीशन दिया है, यहाँ पे ये जो कंडीशन दिया है, ये तो हमारा वन वे स्लैब का कंडीशन है, ये तो वन वे स्लैब का कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये चारों तरफ से सपोर्टेड है, तो ये हमारी हो जाएगी टू वे स्लैब। टू वे स्लैब। तो हमें यहाँ पे कंक्लूजन मिला, क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन हमें यहाँ पे ये मिला कि जो भी हमारी रेक्टेंगुलर स्लैब होगी उसमें हम ये जो हमारा एस्पेक्ट रेशो है उसको ना देखते हुए हम किसको देखेंगे, उसके सपोर्ट्स को देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्लैब में क्या देखेंगे, सपोर्ट्स को देखेंगे। तो ये हम यहाँ पे नोट करके देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर स्लैब should be classified on the basis of supporting edges irrespective of the dimensions, irrespective of the dimensions। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दिखा भी दूंगा, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे। चलो एक यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, एक यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर स्लैब है ये रहा, और इसका जो डायमेंशन दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है 5 मीटर बाय 4 मीटर। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि ये वन वे है या टू वे है, सपोर्टेड कैसे है वो हमें नहीं बताया। पूछ रहा है वन वे है या टू वे है। जब सपोर्ट्स नहीं बताएगा तो फिर तुम्हें डायमेंशंस के अकॉर्डिंग देख करके बताना है वन वे और टू वे, ये चीज हमें यहाँ पे बताना है। तो अब यहाँ पे कैसे किया जाए इसका सॉल्यूशन? तो यहाँ पे होगा लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन, लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन। तो यहाँ पे हमारे पास में लॉन्गर स्पैन कितना है 4, और शॉर्टर कितना है, सॉरी गलत बोल गया मैं, लॉन्गर हमारे पास में कितना है 5 और शॉर्टर कितना है 4। तो इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा कितना 1.25, और ये वैल्यू है 2 से छोटी। तो ये हमारे पास में हो गई है कौन सी स्लैब, ये हो गई है टू वे स्लैब। ठीक है, इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना होता है। सपोज करो कि इसका ओरिएंटेशन कुछ और होता, मान लो ओरिएंटेशन इसका इस तरीके से होता, तो भी हमारा क्या होता, लॉन्गर स्पैन ही ऊपर लेते, तब भी हमें क्या करना था, लॉन्गर स्पैन को ही ऊपर लेना था। ठीक है, यहां तक आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आगे देख लो, अब ये है यहाँ पे स्लैब के प्रोविजंस। अब ये स्लैब के प्रोविजंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है स्लैब के प्रोविजंस, बिकॉज यहाँ पे एमसीक्यूज में पूछेगा। तो यहाँ पे मिनिमम थिकनेस स्लैब की कितनी होनी चाहिए, 125 mm होनी चाहिए, पहली चीज। नेक्स्ट उसके बाद में क्रिटिकल सेक्शन फॉर पंचिंग शियर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ d/2। क्रिटिकल सेक्शन जो है हमारे पंचिंग शियर के लिए वो कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, वो होना चाहिए d/2 डिस्टेंस पे। अब ये सब चीजें मैं बताता हूँ कि पंचिंग शियर का मतलब क्या है, पहले पंचिंग शियर का मतलब समझो और इसको याद कर लो कि क्रिटिकल सेक्शन हमारा पंचिंग शियर के लिए कहाँ पे होता है, d/2 डिस्टेंस पे होता है। या तो फेस होगा कॉलम का वहां से, या फिर ड्रॉप पैनल से, या फिर कॉलम कैपिटल से। और ये हमने अभी देख ही लिया कि ड्रॉप पैनल क्या होता है, कॉलम कैपिटल क्या होता है, वो सब चीजें हमने अभी देख लिया। तो अब यहाँ पे पहले पंचिंग शियर को समझ लो, पंचिंग फेलियर ये क्या चीज होती है, पंचिंग फेलियर ये भी इंपॉर्टेंट है। पंचिंग फेलियर का पूरा नाम होता है पंचिंग शियर फेलियर, पहली चीज हुई है, तो पूरा नाम होता है पंचिंग शियर फेलियर। और ये जो फेलियर होता है बेसिकली ये होता भी शियर में ही है। दिस फेलियर इज ड्यू टू शियर, इज ड्यू टू
शियर। अभी जो फेलियर देखो ये होता कैसा है, दिखता कैसा है, उसके बारे में पहले तुम लोगों को बताता हूँ। मान लो तुम लोगों ने ना एक यहाँ पे स्लैब बनाई, ये हो गई तुम्हारी फ्लैट स्लैब, ये तुम्हारे यहाँ पे फ्लैट स्लैब है। फ्लैट स्लैब कैसी होती है, मतलब जो भी स्लैब है, देखो ये जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, ये कैसा सेक्शन है, ये तो फ्लैंज सेक्शन जैसा दिख रहा है ना, फ्लैंज सेक्शन जैसा दिख रहा है। जो फ्लैंज सेक्शन होता है वो बनाया जाता है मोनोलिथिक, मोनोलिथिक उनका कंस्ट्रक्शन होता है। ये क्वेश्चन में बहुत बार देखने को तुम लोगों को मिल जाएगा, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन किया जाता है इनका। मोनोलिथिक का मतलब क्या है, ये सारा तुम्हें समझा दूंगा मैं भी। मोनोलिथिक का मतलब होता है जब तुम ऊपर से लेकर के नीचे तक, मतलब ये सारा का सारा, ये पूरा और ये नीचे तक, ये सारा ही एक ही पार्ट में कंस्ट्रक्शन करो, सारा कंस्ट्रक्शन एक पार्ट में करो, वो होता है। तो अब देखो यहाँ पे ये फ्लैंज सेक्शन जैसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब ऊपर से वजन लगता है इस तरीके से, ये यहाँ पे मैंने ऐसे वजन लगाया, तो होगा क्या कि जो कॉलम है ये इस तरीके से ऊपर रह जाता है, कॉलम ऊपर रह जाएगा, छोटा सा एक हिस्सा होगा इस तरीके से टूट जाएगा, स्लैब जो है आपका वो टूट जाएगा, इस तरीके से कुछ टूट जाएगा, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे नीचे कॉलम, इस तरीके से। और जो बाकी का हिस्सा होगा, यानी कि किसका हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले स्लैब के जो हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ, जो बाकी का स्लैब का हिस्सा होगा वो ये होगा कुछ इस तरीके से, मतलब वो टूट करके वो नीचे आ जाएगा, वो टूट करके गिर जाएगा, इस तरीके से होता है। तो पूरा स्लैब जो होगा वो आपका टूट करके गिर जाएगा। तो ये होता है आपका पंचिंग शियर फेलियर। हमारा यहाँ पे कॉल, ठीक है। तो ये चीज है। अब पंचिंग शियर फेलियर को रोका कैसे जाता है, ये हो गया आपका यहाँ पे पंचिंग शियर फेलियर। और किस में सबसे ज्यादा पंचिंग शियर फेलियर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे दो चीजें कि इसको रोकना कैसा है, कि हाउ टू प्रिवेंट पंचिंग शियर फेलियर, एक चीज ये, पहला क्वेश्चन हमारे पास में ये आएगा। दूसरा कि पंचिंग शियर फेलियर होता कहाँ पे है, वेयर इट अकर्स। तो एक चीज तो हमने यहाँ पे समझ ली, ऊपर जो लिखा था d/2 डिस्टेंस, तो ये हमारे पास में क्या है, d/2 डिस्टेंस है। यानी कि ये जो यहाँ से फेल हो रहा है ना, आप लोग ये देख पा रहे हो यहाँ से फेल हुआ है ना वो, तो ये जो डिस्टेंस है इतना, ये आपका d/2 डिस्टेंस है, ये है आपका d/2 डिस्टेंस। और ये जो रेड लाइन है यही है आपका क्रिटिकल सेक्शन। तो ये यहां से फेल होता है। पंचिंग शियर फेलियर सबसे ज्यादा देखने को किसमें मिलता है, पंचिंग शियर फेलियर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है फ्लैट स्लैब्स में, सीन मोस्टली इन फ्लैट स्लैब्स, सबसे ज्यादा फ्लैट स्लैब्स में देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए ही हम यहाँ पे कुछ इस तरह के शेप्स देते हैं, ये देखते हैं, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो हिस्सा है यहाँ पे कॉलम कैपिटल जो दिया हुआ है, ठीक है, ये जो कॉलम कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसीलिए दिया जाता है ताकि आपका पंचिंग शेयर फेलियर ना हो, ठीक है। एक तो क्या होगा यहाँ पे कि आप कॉलम कैपिटल प्रोवाइड कर दो, सबसे पहली चीज कॉलम कैपिटल प्रोवाइड कर दो। दूसरा जो आपका थिकनेस होगा कॉलम का वो बढ़ा दो, एक कॉलम कैपिटल प्रोवाइड कर दो, एक कॉलम का थिकनेस बढ़ा दो। एक ऐसे ये ड्रॉप पैनल प्रोवाइड कर दो, एक ये रहा यहाँ पे ड्रॉप पैनल, ये ड्रॉप पैनल प्रोवाइड कर दो। तो कुछ इस तरह की चीजें होती है जिससे हमारा क्या होता है कि पंचिंग शेयर फेलियर नहीं होता, फ्लैट स्लैब्स में वो बच जाते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद में हमारे पास में आता है यहाँ पे नॉमिनल कवर। अब ये नॉमिनल कवर क्या होता है, नॉमिनल कवर हमारा मिनिमम 20 mm का होता है। अब ये जो हमारा मिनिमम नॉमिनल कवर है ये भी 20 mm से घट करके 15 mm तक कर दिया जा सकता है अगर माइल्ड एक्सपोजर है हमारा, ठीक है। और दूसरी चीज, या तो माइल्ड एक्सपोजर हो, सपोज करो माइल्ड एक्सपोजर नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे अपनी बार्स यूज कर रहे हो जिनका डायमीटर है 12 mm या फिर 12 mm से भी कम है, तो उस केस में भी आप नॉमिनल कवर को रिड्यूस कर दोगे 15 mm तक, ठीक है। ये चीज हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे रेनफोर्समेंट।
ये बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यहाँ पे ये वाला रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ये भी ऐसे रिपीट हुआ है, जितना भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कॉर्डल प्रोविजंस वगैरह, ये सब कुछ यही आते हैं यहाँ पे, ये वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब ये देखो यहाँ पे मिनिमम रिइंफोर्समेंट, रिइंफोर्समेंट का हम जिक्र कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे मिनिमम रिइंफोर्समेंट और दूसरा डायमीटर। तो यहाँ पे जो आपका डायमीटर है वो d/8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिइंफोर्समेंट का जो आपका डायमीटर है वो d/8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डी आपका क्या है यहाँ पे, बेसिकली आपका सेक्शन का साइज है ये, ठीक है, डी आपका सेक्शन का साइज है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो मिनिमम रिइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं, 0.15% हम प्रोवाइड करते हैं, किसके केस में, माइल्ड स्टील के केस में। 0.12% हम प्रोवाइड करते हैं किसके केस में, HYSD के केस में। ये जो यहाँ पे हम रेनफोर्समेंट अभी पढ़ रहे हैं, मिनिमम रेनफोर्समेंट, ये आप लोगों को याद होगा जब हमारे पास में बीम्स वाला आया था, तो मैंने वहां पे आप लोगों को बताया था कि हम इतना मिनिमम रेनफोर्समेंट स्लैब्स के केस में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। इसके बाद में अब आगे देखो एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं डिफ्लेक्शन कंट्रोल। ये हमने देख लिया, अब इतना हमने देख लिया है, कोडल प्रोविजंस देख लिए। अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन कंट्रोल देखते हैं, और डिफ्लेक्शन कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। डिफ्लेक्शन कंट्रोल, डिफ्लेक्शन कंट्रोल का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लो। आपकी भैया स्लैब्स हैं, इस तरीके से ये स्लैब है यहाँ पे, है ना, और ऊपर इस पे लगेगा वेट, यहाँ पे इस तरीके से लोडिंग लगेगी, यहाँ पे लोड लगेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि जो आपका स्लैब है ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो सकता है ना, इस तरीके से क्या हो सकता है, डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यही चीजें चेक करते हैं कि ये डिफ्लेक्ट होगा नहीं होगा, हमें क्या बनाना है, सेफ सेक्शन बनाना है, तो हम यहाँ पे डिफ्लेक्शन कंट्रोल करते हैं। तो अब इसके लिए देखो, अगर हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर स्लैब जो कि 2 वे स्लैब है, वो सपोर्टेड है चारों साइड से, ठीक है, और उसकी जो शॉर्टर स्पैन है 3.5 मीटर तक है, और लोडिंग उस पर अगर 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक है। मैं भी ये चीजें बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ये कोड के अकॉर्डिंग है। पहले मैंने क्या बताया कि आपकी रेक्टेंगुलर स्लैब है, रेक्टेंगुलर 2 वे स्लैब है, ठीक। इस रेक्टेंगुलर 2 वे स्लैब जो कि चारों तरफ से सपोर्टेड है, जिसका शॉर्टर स्पैन जो है, यानी कि शॉर्टर स्पैन कौन सा, यहाँ पे हमारा शॉर्टर स्पैन, यह है शॉर्टर स्पैन। इसका शॉर्टर स्पैन कितना है, 3.5 मीटर तक का है, यानी कि एक तरीके से लेस देन इक्वल टू 3.5 मीटर, ठीक। और जो इसके ऊपर यहाँ पे लोडिंग लगेगी, वो लोडिंग भी उसने हमें दी हुई है, कि जो ऊपर वजन लग रहा है वो भी उसने हमें दिया हुआ है। लोडिंग कितना है यहाँ पे, 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर इतना होगा, मतलब अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही होंगी, तब जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा वो कैसे दिया जाएगा, वो एल इफेक्टिव अपॉन डी के रेशो में दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, यहाँ पे होगा एल इफेक्टिव अपॉन डी रेशो, तब हमें ये निकालना है। ये होगा हमारा डिफ्लेक्शन कंट्रोल, इसकी वैल्यूज होंगी, ठीक है। वो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपकी जो ये एल इफेक्टिव अपॉन डी की रेशोज है वो कम होनी चाहिए, किससे, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ये रेशोज शुड बी लेस देन वैल्यूज गिवन बिलो। तो यहाँ पे सबसे पहले सिंपल सपोर्ट की कंडीशंस, हमारी सपोर्टिंग कंडीशन से पहले किस तरीके से हमने सपोर्ट लगाया हुआ है। तो सपोर्टिंग कंडीशंस में हमारे पास में सबसे पहले आ जाएगा हमारा सिंपली सपोर्टेड एसएसबी, दूसरा आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे कैंटिलीवर। नेक्स्ट फिर यहाँ पे देख लेते हैं हमने किस तरह का ग्रेडिंग यूज किया है स्टील का, यानी कि Fe250 है पहले हमारे पास में, और फिर है हमारे पास में यहाँ पे Fe415, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास में 35, और यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास में 40 कैंटिलीवर। यहाँ पे वैल्यू होगी हमारे पास में 28, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 32। ये डिफ्लेक्शन कंट्रोल वाली सेम वैल्यूज हैं जो हमने बीम्स में पढ़ी थी, आप लोगों को ध्यान होगा।
ये वैल्यूज कैसे हैं, ये 28 कैसा है, ये मैंने मल्टीप्लीकेशन किया है 0.8 का 35 से, ऐसे ही यहाँ पे भी 0.8 का मल्टीप्लीकेशन किया है मैंने 40 से। तो ये सेम चीज है जो हमारे पास में पहले वहां पे आई थी, वही यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, मैंने याद करने के लिए आप लोगों को बता दिया कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आप देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मैं छोटा सा करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एफ 250 है सपोज करो आपका, तो इसके लिए जो रेशो है क्या होगा, एल इफेक्टिव अपॉन डी शुड बी लेस देन 35, पहली चीज। ठीक है, और ये सिंपली सपोर्टेड का केस लिया मैंने, एफ 250, और ये एस एस बी का केस मैंने यहाँ पे लिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मेरा जो डी है वो ज्यादा होना चाहिए एल इफेक्टिव अपॉन 35 से। अगर ये चीज हो रही है तो मेरा ठीक है एकदम, ये होगा मेरा डिफ्लेक्शन फैक्टर। अब हम यहाँ पे कुछ डिजाइन स्टेप देख लेते हैं और एक हम यहाँ पे देखेंगे ये लाइन थ्योरी। तो आपके सामने यहाँ पे डिजाइन के स्टेप्स हैं। तो डिजाइन स्टेप में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम करते हैं अफेक्टिव डेप्थ को निकालना। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अफेक्टिव डेप्थ को निकालना। अब यहाँ पे अफेक्टिव डेप्थ निकालने के बाद में ये जो डेप्थ ऑफ द सेक्शन होगा उसको निकालेंगे। सेकंड स्टेप हमारा ये होगा, डी प्लस इफेक्टिव कवर करके। इफेक्टिव कवर अभी अभी हमें पता चल गया, वैसे तो यहाँ पे 50 लेते हैं। ठीक है, इफेक्टिव कवर हमारा कितना लेता है, 50 लिया जाता है। नॉमिनल कवर हमारा यहाँ पे 20 होता है, इफेक्टिव कवर हमारा कितना हो जाएगा, 50 के आसपास। देखो, फिर उसके बाद में हमारे पास में होगा एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, ये भी हम लोग ये वाला फॉर्मूला देख चुके थे बीम्स में, सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते सर हैं। अब बताओ। सर नॉमिनल कवर को क्या क्लियर कवर कहते हैं? नहीं, नॉमिनल कवर क्लियर कवर नहीं होता। नॉमिनल कवर होता है जो आप मतलब एनी हाउ आपको किसी भी कंडीशन में प्रोवाइड करना ही करना है। मिनिमम जो आपको कवर प्रोवाइड करना होगा वो आपका नॉमिनल कवर होगा। मान लो आपका यहाँ पे स्टील है, ये रहा इस तरीके से, तो आपको उस स्टील को ढकने के लिए, ताकि वो एक्सपोज ना हो एटमॉस्फेयर से, एक सर्टेन थिकनेस प्रोवाइड की जाती है कि भैया इतना तो प्रोवाइड करना ही करना है वरना आपका काम खराब हो जाएगा। वो होता है आपका नॉमिनल कवर। समझे? ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, एल इफेक्टिव निकाल लेंगे। चीज समझ में आ रही है? तो एल इफेक्टिव हम यहाँ पे निकाल। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, आपका विड्थ ऑफ सपोर्ट है ये डब्ल्यू। सपोज करो कि आपका ये डब्ल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप अज्यूम कर लोगे कि आपका जो डब्ल्यू है यानी कि विड्थ ऑफ द सपोर्ट है वो 230 mm है। ठीक है ना, 230 mm है, अप्रोक्सीमेटली इतना तो लेते हैं। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, लोड के कैलकुलेशंस करने। लोड के कैलकुलेशंस में हम क्या क्या काउंट करेंगे, अपना डेड लोड काउंट करेंगे, फिर अपना फ्लोर फिनिश लोड काउंट करेंगे, फिर उसके बाद में अपना लाइव लोड काउंट करेंगे। तो फ्लोर फिनिश लोड तो छोड़ दो, ये तो एक ही जैसी चीज हो गई। तो बेसिकली हमारे पास में क्या है यहाँ पे, एक तो डेड लोड और एक लाइव लोड, इसको हमें काउंट करना है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अपना बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला है, एम इक्वल्स टू डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट, ये फॉर्मूला हमारे पास में होगा। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में एम है यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है क्यू बी डी स्क्वायर वाला, ये क्यू बी डी स्क्वायर वाला कौन सा फॉर्मूला है, जैसे कि 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये है आपका। ऐसे ही एक फॉर्मूला आपका यहाँ पे है एफ सी के बी डी स्क्वायर। तो मैं इन फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, ये है आपका यहाँ पे एम, उससे हम इक्वेट करवा देंगे। ये जो एम आपकी वैल्यू है उसको हम यहाँ पे इससे इक्वेट करवा देंगे और अपना स्मॉल डी ये निकालेंगे। स्मॉल डी हमारा क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, ये निकालेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, सिक्स। ठीक है, अब आगे देखो इसमें। अब ये जो चीज आपके सामने है ना यहाँ पे, जैसे ये जो लाइंस आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, जहाँ पे एक तरीके से आगे के क्रैक्स हमारे मिल रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे प्लास्टिक हिंजेस होते हैं। ये क्या होता है, प्लास्टिक हिंज होते हैं। प्लास्टिक हिंज का कॉन्सेप्ट हम अपने स्टील में पढ़ेंगे, प्लास्टिक हिंज। ठीक है, ये होता है हमारा प्लास्टिक हिंज। ये लाइन आप लोग समझ ही गए।
यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी यील्ड लाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होती है, मतलब क्या फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है m इक्वल्स टू WU_L²/24। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू WU_L²/24। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और हम यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी, ये आपका यहाँ पे मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ये निकाल दें। WU आपका यहाँ पे लोड है जो लग रहा है, जिसके बारे में भी मैंने यहाँ पे जिक्र किया था, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो यही आपका यहाँ पे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, वेयर WU इक्वल्स टू, अभी देखो, तो अगर आपको यहाँ पे यील्ड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा तो कैसे यील्ड लाइन को ड्रॉ किया जाता है, यहाँ पे कुछ कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है थोड़े से बता देता हूँ, ताकि आपका एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप वहां पे उसका जवाब दे सकें। गाइडलाइंस टू ड्रॉ यील्ड लाइंस, ये एग्जाम में पूछ लेता है। सबसे पहला पॉइंट इसमें हमारे पास, इट मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन। ये हमारी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। एमसीक्यू में अगर आपसे पूछने लगा कि यील्ड लाइन आपकी कर्व हो सकती है क्या, इस तरह का कुछ भी पूछने लगा, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, वो गलत है। तो ये कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये कहाँ पे जाके खत्म होती है, ये आपकी स्लैब की बाउंड्रीज पे जाके खत्म होती है, या फिर आपकी जो अदर यील्ड लाइंस होती है वहां पे जाकर के टच होती है। देखो, स्लैब की बाउंड्रीज पे जा रही है, यानी बाउंड्रीज तक गई, और कहां तक गई, दूसरे को इंटरसेक्ट किया, दूसरी यील्ड लाइन को इसने इंटरसेक्ट किया। मतलब एक यील्ड लाइन इधर से आ रही थी, उसने इधर से आने वाली को इंटरसेक्ट किया, इस तरीके से। तो एक सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, इट टर्मिनेट्स